भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। कहाँ घुसे आ रहे हो? पहले हिसाब दीजिए, फिर ये शादी करवाते रहिए। क्या हिसाब करते हैं? हिसाब भाइयों, इनका नाटक हमेशा चलता रहेगा, लेकिन आज हम इनका हिसाब कर ही देते हैं। उठाओ अपना अपना डंडा। नहीं नरोत्तम, देख रहे हो ना, इनकी औरतों के हाथों में डंडे हैं, इसलिए हम मर्दों में से कोई भी डंडा नहीं उठाएगा, बल्कि इनके खिलाफ हमारी औरतें डंडा उठाएंगी। आज हम ही इनसे सुलटेंगे। चलो बहनों। मूर्ख, कहाँ औरतों के बीच में घुसा पड़ा है? औरतों का मामला है, आपस में समझ लेंगे। हट। ये समस्या मर्द और औरत की नहीं है नरोत्तम जी, समस्या सामाजिक संरचना की है। भीमराव, तुझे अपनी पत्नी पर बहुत विश्वास है ना? और तू हमेशा एक बकवास करता रहता है कि हमेशा सत्य ही जीतता है वगैरह वगैरह। तो देखते हैं कि आज तुझे अपनी पत्नी पर कितना विश्वास है और ये तेरा सत्य कैसे जीतता है। अब जाइए, मैं देखती हूँ, और विश्वास कीजिए और इन्हें भी विश्वास करने दीजिए कि आपका मुझ पर पूरा भरोसा है। ठीक है। ए सरला, तुझे माफी मांगने का विकल्प दिया था ना, तब तो तूने लंबा चौड़ा भाषण सुना दिया और गिनवा दिया कि तूने अपने पति के लिए और इस परिवार के लिए क्या क्या किया है। तो अब तुझे क्या लगता है कि इस लाठी के बल पर ये शादी रुकवा देगी? शादी रुकवाने नहीं आई हूँ। जब मेरे इतने सालों का प्रेम कर्तव्य ने मेरे पति को मेरे साथ रहने नहीं दिया, तो फिर ये डंडा लाठी क्या रुकवाएंगे इस शादी को? तो यहाँ क्या करने आई है? नरोत्तम जी, औरतों के बीच का मामला है, मर्द क्यों बोल रहे हैं बीच में, समझाइए। हम सब यहाँ इसलिए आए हैं ताकि सरला जी का पूरा हिसाब हो सके। जितना समय, जितनी मेहनत और भावनाएं इन्होंने आप सबके साथ इतने वर्षों तक खर्च की है ना, उसे लौटा दीजिए, फिर ये शादी करते रहिए। और फिर मुआवजे के रूप में एक औरत को इतना पाने का हक तो है ही। अच्छा, इसलिए ही खर्च नहीं दिया है? हम भी तो इतने सालों से रोटी कपड़ा दे रहे हैं इसको। नरोत्तम जी, वापस मर्द बोल रहे हैं बीच में। बोलने का हक है मुझे, पति हूँ इसका। हाँ, तो सरला जी भी आपकी पत्नी है, तो सरला जी आप भी जवाब दीजिए इन्हें, लेकिन जवाब देते वक्त ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए कि आप पर किसी का दबाव है। जो दिल में है सब बता दीजिए। हाँ सरला जी, आज मर्यादा में मत बंधिए, क्योंकि मर्यादा कई बार पक्ष को कमजोर कर देती है। और आज बात सिर्फ मर्यादा की नहीं, बल्कि आपके साथ साथ पूरे औरत जात की है। अरे ये क्या जवाब देगी? इससे भला कौन सा कोई खुश था? और नहीं तो क्या, ना पति खुश, ना ससुराल में परिवार खुश, तो क्यों रखेगा कोई तुम्हें अपने घर में? और अकड़ तो देखो, आकर माफी नहीं मांग सकती थी, आ गई नाटक करने।
देखिए, आपके पति आपके समक्ष ये जरूर कहेंगे कि मैंने तो खाना दिया, कपड़ा दिया, रहने को घर दिया, क्योंकि अंत में मर्द इसी तर्क के साथ अपनी पत्नी को चुप कराते हैं। लेकिन आपको उस समय सतर्क रहना होगा और जवाब में उन्हें यह समझाना होगा कि पति पत्नी का या बहू ससुराल का रिश्ता काम और उसके बदले में मिलने वाले पगार की तरह नहीं होता। तो ठीक है, चलो पंडित जी को ही मारते हैं। आखिर वो कैसे शादी करवा सकते हैं यहाँ? रुको, अरे हमने क्या किया? 4 डंडा मारेंगे तब पता चल जाएगा आखिर क्या किया है तुमने। देखो, हम पूजा पाठ करने वाले हैं, मेहनताना के बदले में दान दक्षिणा लेते हैं। बात खत्म। करवानी है पूजा तो करवाओ, नहीं इसके बदले में हम मार थोड़ी खाएंगे। सुन लिया आप सबने? सरला जी अगर कहीं भी काम करने जाती तो उन्हें पैसे मिलते और उसी पैसे से वो रोटी, कपड़े और मकान का इंतजाम भी कर लेती। मगर रीति रिवाज से शादी करके आपके घर आई और आपने उन्हें नौकरानी समझ लिया। आप उतना ही समझते तब भी आप क्षम्य थे, मगर आपने तो गुलाम की तरह व्यवहार किया उनके साथ। जब चाहा तब मारा, जब चाहा तब पीटा। और आप कैसे मर्द है आप? खुद तो पत्नी को मारते ही थे, लेकिन जब घर वाले उसे मारते थे आप देखते रहे, थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ा। और अगर नहीं पड़ा फर्क तो दूसरी क्या, ये पहली शादी करने के भी लायक नहीं थे आप। और आप सब एक औरत होके औरत के खिलाफ डंडे उठा के खड़ी हो गई। क्यों? क्योंकि सरला जी गलत है। ऐसा क्या गलत किया है सरला जी ने, जरा बताइए। और किसके साथ गलत किया है? कोई आइए आगे, किसका नाम है किसी का नाम? और अगर किसी का नाम नहीं है तो अभी के अभी ये डंडे नीचे फेंक दीजिए और सरला जी के साथ आकर खड़ी हो जाइए। सरला जी के पति इनके साथ नहीं रहना चाहते, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन इनके जायदाद का आधा हिस्सा सरला जी को मिलना चाहिए, ताकि ये अपना आगे का जीवन अच्छे से गुजार सके। ऐसे कैसे? ऐसे कैसे सरला को जायदाद का कुछ मिल जाएगा? देख लीजिए, ये सब आपके घर के मर्द हैं जो एक हो गए हैं ये कहने के लिए कि औरतों को जायदाद में हिस्सा नहीं मिलता। देखिए, अब सोचिए कि कल को कभी ऐसी नौबत आई तो आपको आपके हिस्से में अपने ससुराल से क्या मिलेगा। ओ भीमराव, भड़काना बंद कर। ये हमारी पत्नियां हैं, इनका जन्म हमारी सेवा के लिए, हमारे बच्चों को पालने के लिए ही होता है, ना कि हिस्सेदारी के लिए। और तुम यहाँ खड़ी होकर क्या देख रही हो? सरला को खींच कर यहाँ से ले जाओ। मैं जा रहा हूँ दूसरे पंडित को बुलाने। मुआवजा चाहिए। इसे तो मैं सबक सिखाती हूँ, चल मेरे साथ। नहीं नहीं नहीं, आज आपको नहीं, आज इन औरतों को सोचना होगा। क्या ये अपना भविष्य ऐसे देख रही है कि किसी दिन इनकी भी सासी ने इसे खींचते हुए लेती जाए? छोड़ो मुझे। अब आप सबको तय करना होगा। समाज और मर्दों से तो हम लाठी से लड़ लेंगे, लेकिन एक औरत होकर औरत से कैसे लड़ेंगे? चल, तुझे तो मैं सबक सिखाती हूँ। अरे चुप क्या बैठे हो? अगर आज चुप रह के तमाशा देखत रहे ना, तो आज जो नाइंसाफी सरला के साथ हो रही है वही कल तुम्हारे बेटी के साथ होएगी। ये आवाज उठाओ और सरला को इंसाफ दिलाओ। चल, रुको। सही बात है,
सरला के साथ इंसाफ होना चाहिए, उसे मुआवजा मिलना ही चाहिए। मिलना चाहिए मुआवजा। अरे नहीं चाहिए मुआवजा। तो ठीक है, चिल्लाते रहो, जा रहे हम लेकर के इसे कहीं और शादी करने। चलो। नहीं, मैं ये शादी नहीं कर सकती। क्या दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? तुम भी इनके बहकावे में आ गई हो? आपको ये दिखाई दे रहा है कि मेरा दिमाग खराब है? ये नहीं दिखाई दे रहा कि सामने सारी औरतें एक साथ है? फिर मैं कैसे अकेले उन सब से अलग रह सकती हूँ? और जब आपके सामने आपकी आई आपकी पहली पत्नी को खींच कर ले जा रही थी, अब तब भी चुप रहे, और कल को आप तब भी चुप रहेंगे जब आपकी आई मुझे इस तरह खींच ले जा रही होगी। नहीं चाहिए ऐसा पति, ना ही मुझे चाहिए ना ही किसी और औरत को। मैं भी सरला दीदी के मुआवजे की मांग करती हूँ, और वो भी आधा। प्रचंड देव जी, नरोत्तम जी, आपको आदत है ना हर मसले का हल निकालने की, निकालिए। इस मसले का भी हल आप निकालिए। तब तक मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि कैसे इनकी आधी जायदाद सरला जी को मिलनी चाहिए। मैं एक फूटी कौड़ी से नहीं दूंगी। चल बेटा। ठीक है, फिर हम सारी औरतें बैठ के धरना देंगे, देखते कब तक मुआवजा नहीं मिलता। चलिए हम सब मिलकर धरना देते हैं, बैठिए। ठीक है, तुम सब लोग यहीं बैठकर धरना दो। जब थक जाओगे तो खुद ब खुद उठ जाओगे। चलो भाइयों, एक बात और, आधी जायदाद मिलने के बाद भी हिसाब तो पूरा होता ही नहीं। आप कितनी बार मारा है आपने उन्हें, सबके सामने अपमानित किया है, उसका हिसाब तो कर ही नहीं रही है वो। मैंने कहा सरला जी से, मेरे साथ पुलिस थाने चलिए और घरेलू हिंसा का रिपोर्ट दर्ज कीजिए। उन्होंने नहीं सुनी। उनका दिल इतना बड़ा है कि उन सब चीजों के लिए उन्होंने आपको माफ भी कर दिया। तो इसलिए सरला जी का कर्जा है अभी आपके ऊपर, जिसे आप पूरी जिंदगी में कभी चुका नहीं पाएंगे। ये सब सजावट निकालो। और आज आप सबने मिलकर इन लोगों को एक बहुत बड़ा सबक सिखाया है। आप सबने साबित कर दिया है, अगर एक औरत दूसरे औरत की दुश्मन ना बन के उसके साथ आके खड़ी हो जाए तो दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत झुक सकती है। सही कह रहे हो भीम, हम सब सरला के साथ हैं। यहाँ की चिंता तुम बिल्कुल मत करो, तुम जाके अपनी पढ़ाई करो। अब यहाँ पे जो भी होगा ना, हम सब देख लेंगे। लेकिन अब जाइए, हम सब है ना, हम सब संभाल लेंगे। चाहिए बैठिए। साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव। रमा, तुम्हारी आज की लड़ी गई लड़ाई ही कल समाज में एक बड़ा बदलाव लाएगी। आज तुम्हारी ये लड़ाई भले एक मोहल्ले में है, लेकिन एक दिन ऐसी लड़ाइयां देश में होंगी और होनी भी चाहिए।
तभी समाज में संतुलन आएगा। अभी तक सब आए नहीं, पता नहीं क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। हितेश बाबू, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? भीमा और रमा गया ना, जीत कर ही आएंगे। जीत के आएंगे तो उनका मनोबल और भी बढ़ जाएगा। फिर आप मर्दों के साथ आपकी बीवियां क्या करेगी सोच लीजिए। हाँ देखिए भाभी, आपसे विनती है कि आप इन्हें भड़काइए मत। भड़का नहीं रही है, समझा रही है, और हम लोग अच्छे से समझ गए हैं। वो लोग चाहे वहां जीते या हारे, हम तो अपनी पत्नियों का हिसाब जरूर करेंगे। जनार्दन भाऊ, वो आएंगी तब ना हिसाब करेंगे। वो सब के सब वही बैठ गई है और कह रहे हैं जब तक सरला को मुआवजा नहीं मिलेगा वो वही बैठी रहेगी। और सरला के सास ससुर सब ये कहकर गए हैं कि बैठे रहो, फूटी कौड़ी तक नहीं मिलेगी। हाँ तो चलो फिर हम लोग चल के उनका लेके आवत है। हाँ हाँ चलो चलो। भाभी आप भी चलिए ना, चलेगी तब देखेगी कि मेरी बहू रमा वहां एक औरत के लिए वाजिब हक की लड़ाई लड़ रही है। और उसे देखकर क्या पता, शायद आपको समझ में आए कि आप जीजाबाई के लिए जो लड़ाई लड़ने के लिए आई है ना, तो वाजिब नहीं, गलत है। और आपको यह भी देखना चाहिए कि मेरा बेटा भीम कैसे तमाम बाधा पार करके शिक्षा दान करने वाले शिक्षक को ढूंढ रहा है। उसे कुछ सीखकर आपको जीजाबाई को समझाना चाहिए। समस्या का हल ढूंढेगी तो मिलेगा। उसका प्रमाण मेरा बेटा है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, शिक्षा का दान मांगता है। शिक्षा कभी दान में नहीं मिलती। कॉलेज जाके भी फायदा नहीं, गुरुजी तो पढ़ाएंगे नहीं, मुझे किसी भी तरह उन्हीं से पढ़ना होगा। काकी, किसी आदमी को देखा क्या यहाँ पे? पागल जैसे थे, कल इधर ही घूम रहे थे। नहीं? काका, आपने उन्हें देखा क्या? वो एक पागल जैसे आदमी है, ऐसे घूमते रहते हैं यहाँ पे, देखा नहीं? अरे रुकिए रुकिए, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, मेरी बात सुन लीजिए। जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, नहीं तो सिर फोड़ दूंगा। आज नहीं जाऊंगा मैं। जाएगा? नहीं। नहीं जाएगा? सिर फोड़ दूंगा। आप पत्थर मारिए नहीं तो कुछ भी कीजिए, मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से। देखिए, आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए और पढ़ा दीजिए समाजशास्त्र। ये देखो, सबसे बड़ा पागल, ये पागल का पैर छू रहा है। आप गुरु हैं, मैं, मुझे पढ़ना है आपसे। मुझे इन लोगों से नहीं फर्क पड़ता ये ऐसा क्यों कह के गए, क्यों हंस के गए, मुझे सच में नहीं फर्क पड़ता। मुझे बस समाजशास्त्र पढ़ना है, पढ़ा दीजिए। तभी पढ़ाइए जब मैं आपका शिष्य बनने की कसौटी पर खरा उतरूंगा। ठीक है, पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले जो तूने आज गलती की है वो बता दे, फिर मैं तुझे
अपना शिष्य बना लूंगा। हाँ। गलती? मैंने कौन सी गलती की है? सोचो सोचो, अभी अभी जो तुमने कहा था ना कि मैं तुम्हें शिष्य तभी बनाऊंगा जब तुम शिष्य बनने की कसौटी पे खरा उतरो। और शिष्य बनने की सबसे बड़ी कसौटी यही है कि तो उसमें आत्मबोध की क्षमता हो। गलती? आज मैंने कौन सी गलती की है?